एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट जोन में। आज का टॉपिक है घर के कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट पर देने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको एडवाइस देता हूं कि सबसे पहले आप घर का नक्शा किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से जरूर बनवा लें। साथ ही हर 15-20 दिन में इंजीनियर की विजिट जरूर करवाते रहें। अगर हर 15-20 दिनों में इंजीनियर की विजिट नहीं करवा सकते हो तो फाउंडेशन लेवल के दौरान, सिल लेवल के दौरान, लिंटल लेवल के दौरान और एक बार इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग फिटिंग के दौरान तो जरूर करवा लें। बिना नक्शे के घर को बनवाना ठीक वैसा ही है जैसे आपने नई कार ले ली हो और उसका इंश्योरेंस भी ना कराया हो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के सामने नक्शे का चार्ज बहुत ही मामूली होता है। कुछ लोग इंटरनेट पर नक्शे को सर्च करते हैं और कुछ जानकारी मिल भी जाती है, लेकिन वो आपके लिए कितनी सही है और कितना बड़ा लॉस दे सकती है ये आप अनदेखी कर देते हैं। आप कितनी भी जानकारी कलेक्ट क्यों ना कर लें, एक एक्सपर्ट के बराबर आपको जानकारी नहीं हो सकती है। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर देने से पहले आप अपने बजट को आंक लें और तय करें कि आपको कंस्ट्रक्शन बजट में करवाना है या मीडियम लेवल का या फिर लग्जरी हाउस बनवाना है। इसके बाद ये तय करें कि कॉन्ट्रैक्ट को लेबर रेट पर देना है या फिर विद मटेरियल पर। लेबर रेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल जैसे गिट्टी, मोरम, सीमेंट, सरिया, चौखट, जंगले आदि ऑनर को ही प्रोवाइड कराने होते हैं, जबकि विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट हाउस बनाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है, यानी कि वो घर जिसमें अब रेडी टू शिफ्ट होना है। अब आपको कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर तलाशना है। कॉन्ट्रैक्टर तलाशते वक्त ध्यान दें कि उसने पहले किस तरह के वर्क किए हैं और उसको कितना एक्सपीरियंस है। अब आपको हाई रेट से भी बचना है और लो रेट वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कम रेट पर भी कुछ लोग तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन कम एक्सपीरियंस वाले और लो क्वालिटी वाले ही। आपको घर एक बार बनवाना है, ऐसा ना हो कि 4 से 5% बचाने के चक्कर में लाइफ टाइम पछताना पड़े। कोई भी डील होने से पहले दोनों पार्टी रिटन में ले लें, जिसकी एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर के पास, दूसरी कॉपी ऑनर के पास होनी चाहिए। इस बीच कोई 2 गवाह हों तो ज़्यादा अच्छा है। इससे भी सेफर साइड चलना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट वकील से करवा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टी यानी ऑनर और सेकंड पार्टी यानी कॉन्ट्रैक्टर दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप दोनों पार्टी के नाम और दोनों पार्टी के एड्रेस और साथ ही जो साइट बनने वाली है उसका टोटल एरिया, कवर्ड एरिया और फ्लोर जो भी बनने हैं मेंशन कर दें। अब आपको इसमें रेट क्लियरली लिखना है, साथ ही टाइम बाउंडेशन भी लिख दें। अब आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ विदाउट मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ। कंडीशन नंबर 1, पेमेंट मोड और स्लॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट 2% एडवांस टोटल अमाउंट का, सेकंड पेमेंट 20% फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने पर, थर्ड पेमेंट 20% सिल लेवल कंप्लीट होने पर, फोर्थ पेमेंट 10% लिंटल लेवल आ जाने पर, फिफ्थ पेमेंट 15% लिंटल लेवल कंप्लीट हो जाने पर, सिक्स पेमेंट 15% हाफ प्लास्टर हो जाने पर, सेवेंथ पेमेंट 10% फुल प्लास्टर हो जाने पर, एट्थ पेमेंट जो भी बचा हुआ काम है कंप्लीट हो जाने पर। फिगर वर्क के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कंडीशन नंबर 2, सेप्टिक टैंक, स्टेयरकेस, अलमारी, एक्स्ट्रा स्लैब जैसे टाड़, स्टोर में निकलने वाली अलमारी, आउटर वॉल का प्लास्टर, फर्श का प्लास्टर कवर्ड एरिया में इंक्लूड है या अलग से है, जो भी आपके बीच तय हुआ हो मेंशन कर दें। कंडीशन नंबर 3, सीमेंट की मिक्सचर वाली मशीन, वाइब्रेटर, प्लाई वाली शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेगा या नहीं। जनरली कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के लालच में वाइब्रेटर और मिक्सचर मशीन को गैर जरूरी बताकर गुमराह करते हैं। कंडीशन नंबर 4, ये मेंशन करें कि मेसनरी वर्क में काम आने वाले औजार जैसे तसला, फावड़ा, चाली, बल्ली, वाइब्रेटर, कॉलम बीम के फरमे, सूत सावल, बल्ली में बंधने वाली रस्सियाँ, सरिया में बंधने वाला तार, फरमे में लगने वाला तेल कॉन्ट्रैक्टर के ही होंगे, उसमें कोई जुगाड़ फिट नहीं होगा। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि जो माल साइट बनने के लिए आएगा जैसे मोरम, सीमेंट, गिट्टी, वो साइट से कितनी दूर उपलब्ध होंगे। अगर ज़्यादा दूर है तो उसका ढुलाई का चार्ज कैसे मैनेज किया जाएगा। अक्सर इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद होते हैं। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि पीओपी, पुट्टी, पेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, फर्निशिंग वर्क, वॉल टाइलिंग, रेलिंग आदि जैसे वर्क
विदाउट मटेरियल यानी लेबर रेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होते हैं। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि पैरापेट वॉल या मुडेर जो छत या टेरेस पर चारों तरफ की जाती है 3 फीट करके देनी है। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि तराई की जिम्मेदारी किसकी होगी, पूरे दिन में कितनी बार तराई होगी। वैसे ये जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तराई को लेकर अक्सर बहुत विवाद बनते हैं, इसलिए मेंशन करना ना भूलें। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि जो मटेरियल शॉर्ट पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्टर को 2 दिन पहले बताना होगा और फर्स्ट पार्टी को भी खत्म होने से पहले उपलब्ध कराना होगा। कोई लापरवाही हो जाने पर या जाने अनजाने कोई नुकसान हो जाने पर उसकी भरपाई वही पार्टी करेगी जो इसके लिए जिम्मेदार होगी। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि फ्रंट के प्लास्टर के अलावा साइड प्लास्टर और बैक प्लास्टर इसमें सम्मिलित हैं या नहीं। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि फर्श का प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर करके देगा या नहीं। यहाँ छत का प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर को करके देना होता है और फ्लोर का प्लास्टर सादा करके देना होता है। अगर फ्लोर में टाइल या मार्बल लगवाना हो तो केवल लेवल करके ही कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। अगली कंडीशन में फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन अगर किसी इंजीनियर से बनवाई है या खुद से कोई डिज़ाइन पसंद की है, उसको उतारने का चार्ज जनरली अलग से होता है जो कि कम या ज़्यादा डिज़ाइन के हिसाब से हो सकता है। डिज़ाइन के चार्ज पर बहुत विवाद खड़े होते हैं, इसलिए मेंशन करना ना भूलें। अगली और लास्ट कंडीशन में ये मेंशन करें कि कोई विवाद या आपसी असहमति हो जाने पर इंजीनियर या आर्किटेक्ट का फैसला ही दोनों पार्टी को मान्य होगा। अब बात करते हैं आपके विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें एग्रीमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं कराते हैं तो काम की क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्टर कौन सी यूज़ करेगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। विद मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का तरीका वही विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होगा। पेमेंट शेड्यूल में थोड़ा सा अंतर आ सकता है क्योंकि विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल की क्वालिटी आपके क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, इसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान सीमेंट के रेशियो पर देना होता है क्योंकि सीमेंट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टार्ट से लेके एंड तक यूज़ होता ही रहता है, इसलिए इसे मेंशन करना ना भूलें। साथ ही 2-3 ब्रांड भी ऑप्शन में डाल दें क्योंकि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड का सीमेंट मार्केट में उपलब्ध ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर अपने मन से कोई भी सीमेंट ना लगाए। अगली कंडीशन में मेंशन करें कि पुट्टी के, पेंट के कितने कोट होंगे, किस ब्रांड के होंगे। साथ ही ऑप्शनल ब्रांड भी डाल दें ताकि सेम ब्रांड ना मिले तो ऑप्शनल वाला कर सकें। आगे मेंशन करें कि ब्रिक कौन सी यूज होगी, फ्लाई ऐश या रेड ब्रिक, और किस क्लास की होगी, फ्लोर में मार्बल होगी या टाइल होगी, और कितने रेंज तक की होंगे। बाथरूम, टॉयलेट, किचन में वॉल के टाइल कितने ऊंचे लगेंगे, कबर्ड, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, पीओपी इस एग्रीमेंट में सम्मिलित है या नहीं। फॉल सीलिंग या पीओपी सभी रूमों में होनी है या जितने भी रूमों में होनी है मेंशन कर दें। आगे और भी चीज़ें हैं जैसे सीढ़ी की रेलिंग, चौखट, जंगले लकड़ी के रहेंगे या लोहे के या स्टील के, मेंशन करना ना भूलें। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं जैसे प्लम्बिंग फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायर, पाइप, स्विचेस कौन से वाले यूज होंगे, किस क्वालिटी के होंगे और किस ब्रांड के होंगे, गीजर लगा कर देंगे या नहीं, टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन लगा कर देंगे या नहीं, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक कंडीशन ये भी डाल दें कि अचानक कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आप सारी कंडीशन लिख चुके हों तो ज़रा ये सोचना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी काम लेगा तो बिना प्रॉफिट के कोई नहीं लेगा, प्रॉफिट तो होगा ही। इसलिए ये सारी कंडीशन अवेयरनेस और विवाद से बचने के लिए मेंशन की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।